गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज बेसिकली हम लोग 9th लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, टुडेज डेट इज 12th ऑफ मई, और आज बेसिकली हम लोग गॉस लॉ को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, गॉस लॉ का बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज उस पर बेस्ड डेरिवेशंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 12th बोर्ड्स के लिए। जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताऊं तो उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो गॉस लॉ एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? लास्ट क्लास में हमने बताया था कि मान लीजिए देयर आर सम चार्जेस हैं, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस, एक कुछ चार्जेस हैं जो क्लोज सरफेस से सराउंडेड है, चारों तरफ से वो क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, याद रखिएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, यानी मैं सिंपल लिखूं तो, अगर वर्ड्स में लिखूं तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed. 1 by epsilon naught times total charge enclosed within the surface. यानी मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि टोटल फ्लक्स इनसाइड द सरफेस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E डॉट डी ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, E डॉट डी ए जो सर्कल बनाए इंटीग्रेशन के साइन पे, ये शो करता है क्लोज सरफेस। अगर कभी भी इस तरह का साइन दिख जाए आज के बाद, कभी ऐसा, इसका मतलब है क्लोज सरफेस की बात हो रही है, क्लोज सरफेस की बात हो रही है, क्लोज सरफेस। क्लियर है? E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। यही है हमारा गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर है? ठीक है, गॉस लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अगर मैं बोलूं कि एक, अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो कोई भी जो इस सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा इनसाइड में चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। अगर मैं Q इनक्लोज की बात करूं, ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो एक बात यहां से और आती है कि क्लोज सरफेस में बाहर का कोई भी चार्ज फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कारण देखते हैं कैसे। अगर कोई चार्ज अगर इस क्लोज सरफेस के बाहर होगा तो उस चार्ज की वजह से जो भी फील्ड लाइन पास करेंगे वो एक बार एंटर करेगा और एक बार एग्जिट भी करेगा। तो अगर एक बार एंटर करेगा, एक बार एग्जिट करेगा, तो नेट कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या? टोटल फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन है क्या वो 0 हो जाएगा क्या? आप बताओ। अगर कोई चार्ज बाहर में है, उसके वजह से अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल नेट इफेक्ट 0 होगा क्या? एंटर भी जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट भी करेगा, तो नेट कंट्रीब्यूशन उसका 0 होता है। क्या सबको ये बात समझ में आई क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट वाज गॉस लॉ। ठीक है, ये गॉस लॉ है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हमने बताया था फ्लक्स के बारे में, जो बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो एंटर कर रहा है उसको नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स के बारे में हमने पहले बात कर लिया था। E डॉट डी ए क्या होता है, E डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, E और डी ए के बीच का एंगल। क्लियर है? लेट्स मूव टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हेडिंग डालिए, सब लोग हेडिंग डालें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सब लोग हेडिंग डालें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस, मान लीजिए एक लीनियर चार्ज है, इनफाइनाइट लीनियर लाइन चार्ज है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है। ठीक है, याद करिए फाइनाइट की वजह से हमने निकाला था। ठीक है, और फाइनाइट से हमने इनफाइनाइट भी निकाला था। तो ये जो डेरिवेशन है ये हम पहले निकाल कर चुके हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन अब हम गॉस लॉ के थ्रू करने वाले हैं। तो देखते हैं।
तो मान लीजिए कि हमारा कोई पॉइंट है P और हम चाहते हैं कि इस P पॉइंट पे फील्ड निकालें, P पॉइंट पे फील्ड निकालें। हमने देखा कि लीनियर चार्ज से जो P पॉइंट है ये कुछ r डिस्टेंस दूर है। हमने सोचा कि आखिर कैसे P पॉइंट पे फील्ड निकाला जाए, गॉस लॉ का यूज करके। तो गॉस लॉ तो तभी लगाओगे ना जब एक गॉसियन सरफेस हो, एक चार्ज के अराउंड एक क्लोज सरफेस होगा तभी निकाल सकते हो। तो जो सबसे पहला अपना काम होना चाहिए वो काम होना चाहिए गॉसियन सरफेस बनाने का, या कह सकते हैं उसको गॉस सरफेस। अब ये गॉस सरफेस कैसे बनेगा? तो एक लाइन चार्ज ऐसे है, अगर इसके अराउंड अगर आपको कोई क्लोज सरफेस बनाना है एक लाइन चार्ज के अराउंड, तो आप क्या बनाओगे? ये एक लाइन चार्ज है, तो एक r डिस्टेंस पे अगर आपको एक क्लोज सरफेस बनाना है तो सिमेट्रिकली कैसे बनाओगे? क्या वो एक सिलिंड्रिकल बनेगा? क्या वो सिलिंड्रिकल बनेगा? क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या सिलिंड्रिकल शेप में? आप बताओ, क्या इसके अराउंड अगर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना है P पॉइंट से, तो क्या वो सिमेट्रिकल से क्या सिलिंड्रिकल होगा? क्या हम गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या? क्लियर है? हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। ये जो व्हाइट कलर में बनाया है, हमने उस लाइन चार्ज के अराउंड क्या बनाया, एक क्लोज सरफेस बना दिया। किस शेप का? सिलिंड्रिकल। ये क्या है हमारा यहाँ पे? गॉसियन सरफेस। कभी भी आपको गॉस लॉ लगाना है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का चार्ज आपके पास है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, कंसीडर a Gaussian surface in cylindrical shape of length L and radius R and radius R। लेंथ कितना हो गया? L और रेडियस कितना हो गया? R। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? ठीक है, एक सवाल आदर्श का है, सर उस पॉइंट को सेंटर में मानकर क्यूब भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लाइन चार्ज से क्या क्यूब के सारे एजेस एक जगह पे होंगे क्या? आदर्श ने एक सवाल पूछा है कि सर क्यूब क्यों नहीं बना? तो मान लीजिए अगर इसके अराउंड आप एक क्यूब बनाओगे तो क्या पूरा सरफेस एक ही डिस्टेंस पर रहेगा क्या? आदर्श मुझे बताना, जो मैं पूछ रहा हूं, अगर एक लाइन चार्ज के अराउंड क्यूब बना दोगे तो क्या सारा साइड पॉइंट क्यूब का एक ही डिस्टेंस पे होगा क्या इससे, लाइन चार्ज से? बताओ कैसे रहता है भाई? कहाँ हो, किस दुनिया में हो? क्या सारे इस सेंटर से सारे एजेस सेम जगह पे होंगे, सारे पॉइंट सेम जगह पे होंगे? क्या एक स्क्वायर में, अगर स्क्वायर ऊपर से देखो, अगर सेंटर से सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होते हैं क्या? लॉजिक में बताना चाह रहा हूं, लेट्स गो लॉजिकल। ठीक है, चलिए, तो ये हमने गॉसियन सरफेस मान लिया, एल लेंथ का आर रेडियस का, चलिए मान लिया। अब हमें इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाना चाहिए। गॉस लॉ तो लिखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, अप्लाइंग गॉस लॉ या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बात करें, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू अगर गॉस लॉ की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। याद रखिएगा,
total flux through closed surface is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed. यही है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। लेकिन भाई टोटल सरफेस हम टोटल फील्ड फ्लक्स निकालना है अपने को, तो इस सिलेंडर में कितने तरह के सरफेस है गौर से देखिएगा। क्या इस सिलेंडर में एक ऊपर की तरफ सरफेस है क्या? 1 ऊपर की तरफ क्लोज्ड। क्या एक नीचे की तरफ सरफेस है क्या? 2। और क्या एक ये भी सरफेस है क्या? कर्व सरफेस है क्या? 3। क्या एक सिलेंडर जो है वो 3 तरह के सरफेस से बाउंडेड है क्या? तो तीनों की वजह से फ्लक्स अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा। पूरे क्लोज सरफेस की बात करो तो पूरा क्लोज सरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या आप कह सकते हैं क्या? सब लोग बताओ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैंने बोला कि सिलेंडर का जो क्लोज सरफेस है वो ऊपर ऊपर ढक्कन, नीचे और ये कर्व सरफेस, 3 पार्ट है क्या? क्या फ्लक्स 3 जगह से निकलेगा क्या? फ्लक्स अगर 3 जगह से निकलेगा, 3 सरफेस है, तो तीनों की वजह से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं ना अदर्स, वो बात की बात है। मैं कह रहा हूं कि क्या अब हम लिख सकते हैं क्या यहां पे E1 dA। मैं तो अलग अलग बात कर रहा हूं। मैं तो भाई सबको अलग अलग करूंगा अभी, प्लस आप देखते जाओ उसका। इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर है? अब बात आती है कि 1 और 2 में क्या हालत है। गौर से देखिएगा, क्या 1 पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या पॉजिटिव चार्ज के अवे नहीं होता है क्या? क्या फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अवे नहीं होता है क्या? और क्या इस एरिया का डायरेक्शन, याद करिए, एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या आप नहीं कह सकते कि दोनों के बीच एंगल कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री। बोलिए, क्या दोनों के बीच एंगल 90 हो जाएगा क्या? मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट सरफेस की, गौर से देखिए। क्या समझ में आया क्या? अगर मैं दूसरे सरफेस की बात करूं, अगेन बोलूंगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा वैष्णवी। आर यू श्योर? थीटा 90 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरे वाले का देख रहे हैं DA2, फिर पॉजिटिव चार्ज के फील्ड क्या हो जाएगा? फील्ड क्या हो जाएगा? अवे। तो क्या ये दोनों सरफेस की वजह से अगर देखें तो क्या एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है क्या? अगेन थीटा 90 हो रहा है क्या? आप बताइए, क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों सरफेस में एंगल 90 होगा क्या? अगर दोनों में एंगल 90 होगा, जो यहां पे पॉइंट भी देखते हैं ना, अगर दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि फ्लक्स इसका भी 0 होगा? फ्लक्स इसका भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। और फ्लक्स इसका भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिर्फ कौन सा बचा? एक ही तो बचा। चलिए, क्या ये क्लियर है क्या? यही से याद होगा, डेरिवेशन है ये। क्या 1 और 2 काम खत्म हो गया क्या? 1 और 2, तो अपने पास सिर्फ थर्ड बचा है। तो थर्ड के वजह से भी जाना जाए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होगा वो अवे होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होगा वो क्या होगा? अवे होगा। मैं इसको मान लेता हूं कुछ E R डिस्टेंस पे अवे होगा। और एरिया भी हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको भी मान लेता हूं DA। दोनों के बीच एंगल यहाँ पे कितना है? दोनों के बीच एंगल कितना होगा यहाँ पे? 0 डिग्री। थर्ड सरफेस पे बात पूछ रहा हूँ, थर्ड सरफेस पे बता रहा हूँ, थर्ड सरफेस पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? E DA cos 0, इंटीग्रेशन के अंदर है अभी भी।
इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। इसकी भी बारी आ चुकी है चार्ज इनक्लोज्ड की। याद रखिए चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, तो एल लेंथ का सिलेंडर है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा इनटू लेंथ, यही तो चार्ज अंदर होगा उसके। ये जो पूरा जो सिलेंडर के अंदर जो लीनियर चार्ज है उसके लेंथ पे कितना चार्ज होगा, वही तो चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, एल। अब मैं cos 0 का मतलब होता है 1, बाहर करता हूं E मेरा कांस्टेंट होगा r डिस्टेंस पे। E तो से इसी तरीके से लिया है ना कि E कांस्टेंट रहे r डिस्टेंस पे, E को बाहर कर दिया। dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2πrl। 2πrl याद रखिएगा, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है 2πrl इक्वल्स टू 1/ε0 लैम्डा इंटू एल। एल और एल कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2πε0 r। कॉपी घुमा के देख लीजिए, आपके पास यही फॉर्मूला डिराइव हुआ था, आपके पास यही फॉर्मूला डिराइव हुआ था इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। याद कीजिए लैम्डा बाई 4πε0 r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 90, थीटा 2 90 इनफाइनाइट में, तो 90 साइन 90 का वैल्यू 1 + 1 2 हो जाता था और लैम्डा बाई 2πε0 आता था। डेरिवेशन को एक बार रिकॉल करिए, क्या ये फाइनल आंसर वहां भी आया था, और आपके पास गॉसियन लॉ के थ्रू भी प्रूव हो गया। E इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा बाई 2πε0 r। गॉस लॉ को हमेशा सिमेट्रिकल सिस्टम में ही यूज कर पाते हैं, हर जगह गॉस लॉ यूज नहीं हो सकता है। मैं पूछूं कि बोलूं कहीं भी गॉस लॉ लगा दो, नहीं, गॉस लॉ सिर्फ इनफाइनाइट के लिए लगेगा, फाइनाइट के लिए गॉस लॉ नहीं लगेगा। क्या क्लियर है सबको, इस डेरिवेशन में कोई तकलीफ है, पूछिए। निधि पूछिए। सर वो जो आप ग्रीन से सेकेंड लाइन लिखे हैं उसमें सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा ना, इक्वल टू आप नहीं लिखे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0। सर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डेल्टा फ्लक्स इक्वल्स लिखा तो है, इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, तो लिखा है, क्या दिक्कत है। सर वो फाइव वाला सिंबल है उसके बाद इक्वल टू नहीं ना लिखे, वो बोल रहा है। पाई वाला सिंबल फिर से बताइए, मैं ध्यान। सर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइव से डिनोट करते हैं, वो लिखे हैं। पाई से डिनोट नहीं किया है निधि, ध्यान नहीं दिया आपने, पाई थोड़े लिखा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है विद क्लोज्ड सर्कल। याद रखिए मैंने बताया अभी अभी कि इंटीग्रेशन के साइन में ऐसा क्लोज्ड का मतलब होता है पूरे क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। यस सर समझिए। पाई नहीं है वो, जल्दी से किसी को भी कोई दिक्कत हो समझने में बताओ। सर वो टू कैसे आया है, ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किए ना, फिर टू कैसे आया है, 2 पाई आर एन। यस सर, पाई आर एन तो समझ गया, टू। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, यस सर 2 पाई आर एच होता है। सर तो एग्जाम में डेरिवेशन आएगा तो किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मतलब ये एग्जाम में हमेशा प्रोसेस लिखा रहेगा, एग्जाम में लिखा रहेगा यूजिंग गॉस लॉ। राघवेंद्र हैंड्रेस किया हुआ है, राघवेंद्र पूछो ना। सर ये सिलेंडर क्लोज कैसे हो सकता है जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो? नहीं, मैंने सिलेंडर, मैंने थोड़े ना, मेरा मकसद है कि चार्ज पूरा ले लेना है। मैं ये राघवेंद्र, मेरा मकसद नहीं है कि पूरा चल लेना, मैंने तो एल लेंथ का बस कट किया है, बाकी चार्ज बाहर होगा, मैं उतने रीजन में ही देखना चाहता हूं।
मेरा कोई मकसद नहीं है कि इस पूरे चार्ज को इनसाइड में इंक्लूड करना, मेरे को पी पॉइंट पे मेरे को चाहिए था, ठीक है। तो मैंने सरफेस बनाया, एल लेंथ का सरफेस बनाया, फिर तो मुझे इनफाइनाइट लेंथ का सरफेस बनाना पड़ेगा उस हिसाब से राघवेंद्र। ओके सर। मैं तो कह रहा हूँ तो फिर भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब कोई लेंथ लो, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए गो अहेड, सब लोग लिख, साफ साफ लिखते रहिए, आदत बनानी है अपने को गॉस लॉ वाली। यहाँ ये आदत, दिक्कत क्या है ना कि आगे जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा धीरे धीरे चीजें याद होने लगती हैं, तो लोगों को लगता है एक लाइन में एग्जाम में लिख देंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन भी करना है तो आपको बेसिक्स थोड़े जानने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़े क्या, लिख लिया, लिख लो तो एटलीस्ट बता दो कम से कम, कितने देर बैठे रहो। इफ रिटन तो एटलीस्ट से यस, ताकि पता रहे कि हो गया है। गुड, काफी लोगों ने लिख लिया है। चलो लेट्स कंटिन्यू। चलो अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आए हैं सेकेंड पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें तीन केसेस होंगे, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। ग्रेविटेशन में भी हमने काम किया था, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्फेरिकल कंडक्टर को हमने चार्ज दिया Q। अब कंडक्टर के साथ खासियत क्या होती है कि इसकी जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। इनसाइड में भी चार्ज रखोगे तो वो चार्ज अपने आप क्या आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो हमने एक चार्ज दे दिया Q, रेडियस मान लेते हैं कि कंडक्टर कितना है, R है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें किसी P पॉइंट पे फील्ड निकालना है। P पॉइंट पे फील्ड निकालना है, हम कह सकते हैं P पॉइंट कितना, मेरा डिस्टेंस है P पॉइंट का जो R है वो कैपिटल R से कम है, कैपिटल R से कम है, यानी वो इनसाइड है, ठीक। देखते हैं तो अपना गॉसियन सरफेस, सबसे पहला काम क्या है, कुछ भी करना है पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया। अब एक सिंपल सी बात है, उस सेंटर O के अबाउट अगर आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो आखिर कौन सा ऑप्शन है आपके पास, स्फेरिकल ऑप्शन है और क्या ऑप्शन है। तो हमने क्या कर लिया, एक स्फेरिकल ऑप्शन, एक स्फेरिकल ले लिया, ठीक है। तो लिख दिया हमने कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। इतना लिखने की आदत आपकी होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉलर, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉलर, ठीक है। अब हमने रेडियस स्मॉलर का एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बात करें, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं हम लोग, E डॉट dA equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed।
याद रखिएगा मेरे गॉस लॉ में दो बड़े पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो हमारा ई डॉट डी है, और राइट साइड में चार्ज इनक्लोज्ड हमें निकालना जरूरी है। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले बात करता हूं ई डॉट डी ए की, तो अगर मैं आर पॉइंट पे अगर बोलूंगा तो ई किधर होगा, ई का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अब ए की तरफ होगा या टुवर्ड्स होगा ई। और अगर मैं बात करूं डीए का, डीए के बारे में अगर बात करूं तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस की क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलर होता है। तो ई और डीए स्फेरिकल पार्ट में हमेशा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं ई डॉट डीए की बात करूं, देखो एक ही तरह का सरफेस है, स्फेरिकल में एक ही सरफेस है, दो तीन तरह का सरफेस नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, ई, या मैं ई लिखूंगा इंटू लिखूंगा डी ए इंटू कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed within the Gaussian surface। ठीक है, अच्छा ये cos जीरो का वैल्यू 1 हो गया, e अपना तो चलो हर r डिस्टेंस पे e सेम ही रहेगा, हम जानबूझ के ऐसा e लिए हैं, हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो e dA, अब dA का टोटल इंटीग्रेशन कितना होता है, याद करिए, अब सिलिंड्रिकल का आपने लिया था 2 पाई r, स्फेरिकल का कितना होता है बताओ, क्लोज सरफेस का एरिया, एवरीवन स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा टोटल, जल्दी कल्याणी, स्फेयर का सरफेस है 4 पाई आर, नहीं शिवा क्या बात कर रहे हो, 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर। आनंद क्या बात कर रहे हो, सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, एक स्फेयर का सरफेस एरिया, क्लास 8 9 10, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इनक्लोज्ड। ठीक, लेकिन एक दिक्कत हो गई, आप बोलोगे ये क्या दिक्कत, दिक्कत क्या हो गया, तो मेरा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो मेरा कोई चार्ज है ही नहीं, क्यू इनक्लोज तो जीरो हो गया। तो अगर क्यू इनक्लोज जीरो हो गया तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। तो हम क्या सकते हैं क्या, ई इक्वल्स टू जीरो हो गया, बोलिए भाई पढ़े हो ना, कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है, कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई, या किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसा भी कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालना चाहते हैं तो फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। रीजन समझ में आया कैसे, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, तो फील्ड कहां से होगा, बोलिए क्लियर है क्या, क्या सबको ये डेरिवेशन समझ में आया क्या, मैंने बड़ा सिंपल से गॉस लॉ लगाया, लेकिन गॉस लॉ लगाया लेकिन अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड भी नहीं होगा, क्लियर है क्या। इसीलिए कहते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। बोलिए समझ आया, और आया तो लिख ले, ये 9 बार करने वाले हैं, टेंशन मत लो, 9 बार करेंगे एक ही चीज, पहले में कम समझ में आया, दूसरे में आ जाएगा। हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही होती है कि उसके अंदर जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। इज इट क्लियर, लिख लिया है, लिख लो तो बताओ, दो मिनट तक नई नया लगेगा चीज, उसके बाद सब पुराना लगने लगेगा, एक ही चीज रिपीट करेंगे हर जगह हम लोग, ना लॉजिक चेंज होगा ना फॉर्मूला चेंज होगा। निधि ने पूछा है कि सर कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिल्कुल, कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का हो जाए फील्ड उसके अंदर हमेशा जीरो ही होगा, कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होगा, कभी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज डिसाइड नहीं करेगा, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे ही लाई करेगा। इज इट क्लियर,
एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है कंडक्टर को लेके, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज साइड नहीं करेगा, सारा कुछ क्लियर है। चलो अब देखते हैं आगे, क्लियर? बता दो, लिख लोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत डेरिवेशन करने हैं अपने को। डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इनसाइड हो गया। अब हम बात करने वाले हैं R इक्वल्स टू कैपिटल R के, ठीक है, यानी सरफेस ऑफ कंडक्टर के लिए सेम केस का, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ही बात कर रहे हैं। अब बात करने वाले केस 2, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस क्यों बनाए, खुद ही गॉसियन सरफेस है ये, तो गॉसियन सरफेस है, खुद ही गॉसियन सरफेस है, इसके लिए बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो एक लाइन लिख देना बस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r वाला बस, ठीक है। उसके बाद सीधे यही वाला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोज्ड E डॉट dA इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यही लॉजिक है, यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। अब मैं फिर से बात करूंगा कि मेरा E किधर होगा। अगर E की बात करें तो E हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। E ऐसे होगा कुछ। अच्छा, DA भी किधर होगा, DA भी इसी सरफेस के अलग होगा। DA भी क्या होगा, DA छोटा सा एरिया यूनिट, किसी भी जगह का एरिया लोगे तो कैसा होगा, उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूं कि दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, E डॉट DA E DA cos 0 इक्वल्स टू 1 by epsilon नॉट टाइम्स टोटल चार्ज Q। याद रखिएगा इसमें Q इनक्लोज क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज ही सरफेस पे है, तो सारा का सारा इनक्लोज है, सरफेस पे है मतलब कि वो इनक्लोज है। क्लियर है? अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, कि E डॉट E DA cos 0 है, तो cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है और E अपना कांस्टेंट होता है, तो E कितना हो जाता है, E का इंटीग्रेशन DA Q बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा एरिया का इंटीग्रेशन कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा ये रेडियस स्मॉल r लिखने के बजाय क्या लिखना चाहिए अपने को, कैपिटल R, क्योंकि पूरा रेडियस क्या लिया हमने, कैपिटल R लिया है। तो क्या हम E इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या, E इक्वल्स टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बोलिए 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, ये फॉर्मूला आपने कहीं पहले देखा होगा जरूर। स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से सरफेस पे फील्ड कितना आया, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछते चलिए, लॉजिक इतना कॉमन हो जाना चाहिए कि अगले 5-6 डेरिवेशन आप खुद कर पाए। बस अगर आप खुद करने लगोगे मैं समझ जाऊंगा कि क्लियर हो चुका टॉपिक। बड़ा टॉपिक है ये, एनसीईआरटी में इसको ठीक ठाक कवरेज मिला है, हर जगह आता भी है हर बार। नोट इट डाउन।
पूरे सरफेस पे दी, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है आयुषी, आपने क्वेश्चन पूछा है, एक बार और फिर से समझा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ देखते हैं, E डॉट डी ए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज होता है। ठीक है, फॉर्मूला है अपना। मैंने क्या किया, E डॉट डी ए को इंटीग्रेट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अच्छा थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 0 हो गया। अच्छा ई हम हमेशा अपना गॉसियन सरफेस ऐसे ही लेते हैं ताकि हर जगह फील्ड कम से कम सेम हो। तो ई बाहर कर दिया, डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो गया 4πr²। ठीक है, टोटल एक क्लोज सरफेस का या गॉसियन सरफेस जो बना, स्फेरिकल सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4πr² होता है, इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबको एक तरफ लेके चले गया तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। क्लियर है क्या? चलिए लिख लो तो बताना, लिख लीजिए तो जरूर बताइए। थर्ड केस की बात करेंगे हम लोग। थर्ड केस की बात करते हैं, केस 3, आउटसाइड द कंडक्टर। इस बार जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, आर। ये आर क्या होगा, हमारे सरफेस से आर बाहर होगा, तो यानी आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाना जरूरी है। ठीक, गॉसियन सरफेस बना दिया, स्फेरिकल है नहीं पर दिख नहीं रहा बट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस हमारा ये है, ये हमारा क्या है गॉसियन सरफेस, सरफेस क्या कह सकते हैं, डॉट डी ए इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, कुछ ऐसा। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब मैं फिर से क्या कहूंगा यहाँ पे, ई डॉट डी ए क्या लिखूंगा, फिर से यहाँ पे लिखेंगे ई बाहर की तरफ, डी ए बाहर की तरफ, थीटा 0 डिग्री है तो क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस 0 ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। पूरा का पूरा चार्ज ही अंदर है, पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, क्यू है। फिर अगेन लिखेंगे, अगर क्या लिख सकते हैं, ई बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बोलूं ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली फॉर्मूला क्या आया, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। इज इट क्लियर क्या, 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, कमेगा। तो एक सवाल आता है कि जो हमारा पूरा का पूरा फील्ड है
ये सेंटर से कैसे वेरी करता है, अगर आप आर को इंक्रीज करेंगे तो कैसे वेरी करता है। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट इसमें आता है कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, यानी सरफेस के कम रहेगा अगर आर, यानी आर अगर अंदर की इनसाइड की बात करें कंडक्टर के, तो फील्ड हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। फिर सरफेस की जब बात करते हैं हम लोग, सरफेस की बात करते हैं हम लोग, तो सरफेस पे बात करते हैं, सरफेस पे फील्ड कितना होता है, सरफेस पे फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद सरफेस के बाहर निकलते हैं तो जैसे जैसे बढ़ते हैं फील्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि हमारा जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। क्या सबको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। ग्राफ मैंने बोला इनसाइड में बोला R ये लेस देन कैपिटल R है इनसाइड, और ये आउटसाइड है R ग्रेटर देन कैपिटल R। इनसाइड में 0, सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन कैपिटल R का होल स्क्वायर, आउटसाइड में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या ये क्लियर है। सब लोग किसी को भी दिक्कत है पूछिए। हमने एक कंडक्टर की वजह से तीनों रीजन में फील्ड निकाल के देखा। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिए किसी भी एग्जाम के लिए। ये ग्राफ मैंने आपको ग्रेविटेशन में भी बताया था, या तो ग्रेविटेशन या तो इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में से कोई एक तो पूछ ही सकता है। कोई एक, जनरली अगर मैं बोलूं 60-70% पेपर में कोई एक तो जरूर आता है। क्या सबको क्लियर है। गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना है अपने को। थीटा 0 ले रहे हैं, उसके पीछे बहुत क्लियर कट रीजन भी बताया है आयुषी। ऊपर देखिए पी पॉइंट यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। मैं बोल रहा हूं कि फील्ड कैसे होगा किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमेशा फील्ड क्या होगा, अवे होगा। फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अवे होगा। और अगर एरिया ड्रॉ करना है किसी पॉइंट पे तो वो भी सरफेस के क्या होता है, अवे ही होता है। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, 0। बोलिए क्लियर है। जल्दी लिख के बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप खुद डेरिवेशन कर पाओगे, टेंशन नहीं है, आपसे खुद डेरिवेशन हो जाएंगे सर। जल्दी लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। कल्याणी अध्याय 2 लोगों ने लिख लिया है। हाँ दीप, तो फिर ई का वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, हम एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं दीप, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, याद रखिएगा नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर। ठीक है, हॉलोस्फेयर के एग्जांपल देख सकते हो अपना दिमाग, ठीक है, हॉलो है ना, बताओ हॉलो है कि नहीं? हॉलोस्फेयर बेस्ट एग्जांपल दिमाग आपका। अच्छा कुछ लोगों ने यस कह दिया, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो हॉलोस्फेयर है, हॉलोस्फेयर की बात कर रहे हैं, अंदर से बिल्कुल खाली, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग यानी कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर को अगर हम चार्ज देंगे, अगर नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर को अगर हम चार्ज देंगे तो क्या होगा उसके बाद? तो अंदर खाली है, कुछ जगह ही नहीं है, तो कहां जाएगा? बाहर ही रहेगा। आप लोगों को इतना ही पढ़ाते हैं, कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर भी खाली है, जगह ही नहीं है। आखिर ज्ञान जो जाएगा, चार्ज जो जाएगा, उसके लिए जगह होना चाहिए ना कहीं रहने का, है ही नहीं। तो जब चार्ज रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो फिर वो बाहर ही बाहर रह जाएगा। तो सेम काम नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर में भी है, ठीक है। चार्ज अंदर जा सकता है अगर कुछ रहे, है ना, बट कुछ जा नहीं पा रहा बिकॉज कुछ है नहीं, तो क्यू चार्ज दे दिया हमने। अब हम लोग क्यू चार्ज दे दिए, अब क्यू चार्ज दिए तो अंदर कुछ है ही नहीं, हॉलो है, तो वो चार्ज को आखिर में कहाँ रहना पड़ेगा? सरफेस पे रहना पड़ेगा। तो क्या ये ठीक हूबहू पिछला केस नहीं हो गया? क्या ये कंडक्टर वाला ही केस हो गया? क्या आप मुझे बताओ एक सोच करके, कंडक्टर में क्या था? सारा का सारा चार्ज सरफेस पे, यहाँ पे भी क्या है? सारा का सारा चार्ज सरफेस पे। इज इट क्लियर? बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूं? कंडक्टर में भी सारा का सारा चार्ज सरफेस पे था, और इस नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर में हॉलो होने की वजह से सारा का सारा चार्ज कहां रहेगा? बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो वैष्णवी ने कहा बिल्कुल सही, सेम डेरिवेशन होगा। लेकिन चलो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसी बहाने रिवीजन कर लेते हैं। केस 1, inside the conductor where r must be less than capital R। जल्दी से गॉसियन सरफेस बनाते हैं। आर रेडियस का, ठीक है। फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, खुद से करते हैं सब लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, E dot dA equals to 1 by epsilon naught times charge enclosed। हम जानते हैं कि इस केस में चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में चार्ज इनक्लोज 0 हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं? E dA cos 0 इक्वल्स टू 0। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हेंस E इक्वल्स टू कितना होगा? 0। बोलिए, नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फेयर में भी क्या फील्ड 0 होगा क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैं कह रहा हूं सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, तो इनसाइड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है क्या? अंदर में क्या कोई चार्ज है क्या? नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे सिद्धार्थ से बात हुई है किसी की? हाउ इज इट? He was also positive क्या? Anyone? A few have. I think biology में Aries क्या? How is he? Is he fine? Is he fine, Aries? Just moving it. Case 1, जिसको भी लिखना है जल्दी लिख लीजिए।
लास्ट 30 सेकेंड्स, इसको भी लिखना है, लिख लें। He is also positive, Naris. Just he will take some time to recover. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गाइज आप लोग भी थोड़ा केयरफुल रहे, इट इज टेकिंग टाइम टू रिकवर, इट्स नॉट सो इजी टू रिकवर फास्ट। इवन इफ यू आर हैविंग माइल्ड सिम्टम्स, यू विल टेक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, सरफेस ऑफ कंडक्टर देखते हैं। मुझे लगता है जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सब लोग करो ना साथ साथ, सब लोग करो, आदत दो ना, प्रैक्टिस हो जाएगा इसी के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जल्दी जल्दी, 2 और बचा है, टाइम बचेगा तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law, E dot dA equals to 1 by epsilon naught times charge enclosed। सबको पता है कि चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू इस केस में कितना होगा, टोटल चार्ज Q हो जाएगा। हमारा गॉसियन सरफेस क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, E डॉट डी ए को E dA cos 0, रुक जाओ अंजन, अब लिख लेने दो इसको, इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। ठीक, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, E dA कितना हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहीं से आ रहा है अपना E equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square। चलिए, क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंजन देखना था, क्या क्या देखना था? सब लोग जल्दी लिखिए इसको। जल्दी लिखें सब लोग। मुझे लगता है केस 2 सब बहुत क्लियर था। और केस 3 भी सब लोग कर। अंजन प्रीवियस स्लाइड जल्दी जल्दी, क्या लिखना है? समझ नहीं आया क्या अभी तक अंजन? डाउट है क्या? तुम देखने को बोल रहे हो, मतलब कि खुद से नहीं लिख पा रहे हो? हो गया? ये आउटसाइड द कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर को थोड़ा काट देता हूँ, रुक ध्यान से देखेगा। ये स्फीयर लिख देता हूँ, नॉन कंडक्टर है ना स्फीयर। आप सिर्फ इनसाइड आउटसाइड भी लिख दे तो चलेगा, स्फीयर। ठीक है, तीसरा वर्ड। चलो लास्ट जल्दी ग्राफ फिर बनाएंगे हम लोग, स्फीयर। ठीक है, चलो हो गया लास्ट। अगेन गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा अपने को। वेयर आर जो होगा वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। आयुषी ने पूछा सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द हॉलो स्फीयर। आयुषी इतने देर क्या पढ़ाया हमने? क्या साफ साफ नहीं है कि इनसाइड द हॉलो स्फीयर फील्ड 0 होगा? क्या बात कर रहे हो आयुषी? व्हाट आर यू आस्किंग? आपके सामने, आपने सामने लिखा है इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या होगा, फील्ड 0 होगा। क्यों? चलिए देखते हैं, हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, E dot dA equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed।
क्लियर है? E डॉट डी ए 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज, तो क्या होगा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अगेन ये हम लिख चुके हैं बार बार, हमें पता है, खुद से भी कर सकते हो इतना, इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है Q, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या ई आर कैपिटल आर कितना होगा आंसर, इसका ग्राफ कैसा होगा ग्राफ? क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ये, ठीक है। इसके बाद ग्राफ कैसा वेरी किया है, ऐसा वेरी किया, E was inversely proportional to R स्क्वायर, यहाँ पे E कितना था 0 था, क्लियर है। सरफेस की बात करूं अगर तो E का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो, खत्म करते हैं इसको। दोनों बिल्कुल सेम है, याद रखना, बिल्कुल दोनों सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। हाँ बस चार्ज क्यों बाहर डिसाइड कर रहा है उसके रीजन में फर्क है, एक हॉलो है इसलिए और दूसरा कंडक्टर है इसलिए। कोई दिक्कत है क्या? जस्ट नोट इट डाउन जल्दी। तीसरा वाला थोड़ा अलग है, तीसरे वाले में थोड़ा हमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। जस्ट फील क्लियर, एक हाथ बैठ जाना चाहिए गॉस लॉ को कैसे लगाते हैं हम लोग, फिर आप स्टेटमेंट कहानी सब बना लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, याद रखिएगा नॉन कंडक्टिंग लेकिन सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। चलिए पुट द हेडिंग, समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मतलब अंदर में पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसको चार्ज दूंगा, अगर मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करूंगा, हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, तो जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट एट रैंडम प्लेस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जो भी चार्ज हमने दिया वो यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि आर डिस्टेंस पे मान लीजिए कि हम निकाले फील्ड निकाले, तो इसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो क्या आपका दिमाग में चल रहा है क्या कि अब तो पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर होगा नहीं, लेकिन चार्ज तो होगा। इस बार जो हमारा गॉसियन सरफेस बना है इनसाइड में, यानी वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर, क्या आप भी मानते हो क्या कि इसके अंदर अभी चार्ज इनक्लोज जरूर होगा?
इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। विल देयर बी एनी चार्ज इन दिस गॉसियन सरफेस? या पिछले दोनों बार की तरह लिख दे फिर से, क्यू इनक्लोज 0 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, मोस्टली सही कि होगा इसमें चार्ज। ठीक है, तो अगर ये होगा चार्ज इसके अंदर तो कितना होगा? तो एक सीधा सा अंदाजा लगाते हैं, यूनिटरी मेथड। अगर मैं बोल दूं कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में टोटल कितना चार्ज है? क्यू चार्ज। तो अगर मैं 1 यूनिट में बात करूं तो कितना हो जाएगा? क्लियर है? अगर मैं उस छोटे से वॉल्यूम की बात करूं जो गॉसियन सरफेस का है, गॉसियन सरफेस की अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं लिखूं इन गॉसियन सरफेस Q इनक्लोज्ड इक्वल्स टू चार्ज कितने वॉल्यूम में? Q इनक्लोज्ड कितना कहेंगे? तो हम कह सकते हैं क्या, Q इनक्लोज्ड हम कह सकते हैं क्या कि 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब में कितना इनक्लोज होगा? क्या कह सकते हैं क्या? Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यूनिटरी मेथड लगाया, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और Q इनक्लोज्ड का वैल्यू जो आया वो क्या आया? Q स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये मैंने निकाला कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा। क्या आज सबको क्लियर है क्या? यूनिटरी मेथड, आदर्श सिद्धांत क्लियर है क्या? मैंने यूनिटरी मेथड लगाया, मुझे बस अंदर में चार्ज 0 नहीं होगा, मुझे इतना पता है। अंदर में अगर चार्ज 0 नहीं होगा तो मुझे पता है कि निकालना पड़ेगा, पूरे वॉल्यूम का चार्ज पता है। तो यूनिटरी मेथड, क्योंकि बोल दिया ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब गॉस लॉ लगाए अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा? वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ई डॉट डी देखते हैं, ई डॉट डी देखते हैं, ई डी ए cos 0 इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज का वैल्यू पुट कर देते हैं, Q स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। देखते हैं, तो E बाहर आ जाएगा, dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू तो 1 ही होता है, और कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। वैल्यू देखें अगर तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू कितना आ गया? वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब Q इंटू आर, ऊपर में कितना हो गया? Q इंटू आर। क्लियर है? ये फॉर्मूला होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो यहीं से अपना फील्ड का फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, फील्ड का फाइनल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। अब इनसाइड में कितना हो गया? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। क्लियर है? इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो E है इनसाइड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। हेंस बोलिए, जो फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, यानी इनसाइड में R बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा,
रीजन बहुत आपको भी पता होगा कि अंदर में चार्ज इनक्लोज भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको लिखने की कोशिश करें, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ये इकलौता एक्स्ट्रा चीज है जहां मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है। इसके अलावा बाकी अगले दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा, मेहनत नहीं करना होगा। कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा कैलकुलेट किया है। सब लोग खुद से ऑर्डर साफ साफ लिखे, अपने आप को समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हैं। लिख लिए, वेरी गुड। जल्दी लिख लो फिर बताओ। बाकी दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिमाग नहीं लगाना। इसका ग्राफ इंटरेस्टिंग होगा। अगर तो रिलेट करना है इसको तो ग्रेविटेशन याद करो। ग्रेविटेशन में सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, वो याद करो। तो आप इतना आश्चर्य से मत देखो, क्योंकि ये हमने काम ग्रेविटेशन वाले में भी किया हुआ है। हो गया? चलो फिर से सरफेस पे। ठीक, ठीक, चलिए। सरफेस ऑफ द स्फीयर देखते हैं। फिर से वही काम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वाला। E dot dA equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed. E dot dA equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed. देख लेते हैं। फिर से लिखेंगे E dA cos 0 equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। कितना हो जाएगा? Q। पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा इसके अंदर, तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर इनक्लोज हो जाएगा। सरफेस पे देखेंगे तो इनक्लोज निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं? ई इंटू, लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड, ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, where E into equal into 4 pi r square equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। तो E equals to कितना हो गया? 1 by 4 pi epsilon naught Q upon r square। इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ये तो पुराना वाला ही आ गया, क्या दिमाग लगाना है इसमें? ये तो बाकी दोनों का भी सरफेस भी यही था, 1 by 4 pi epsilon naught Q अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है?
जल्दी लिखिए इसको, खुद समझ में आना जरूरी है। कहीं कहीं बुक्स में सिमिलरली लिख के बहुत कुछ चला देता है। मैं आपको करवा इसलिए रहा हूं क्या कि ये सब चीज अगर दिमाग में रहेगा तो ये चैप्टर आसान हो जाता है। ये चैप्टर इन्हीं सब चीजों की वजह से बड़ा दिखता है। सही है, अगर समझ में आ गया तो आप साथ साथ ही मेरे चल सकता है। और आउटसाइड तो आपको खुद ही लिखना चाहिए, आउटसाइड तो बिना मेरे मदद के करना चाहिए आपको। आउटसाइड द स्फीयर आप खुद सब लोग ट्राई करें। चलिए, इस बार हमारा आर जो होगा वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। ठीक है, हमारा गॉसियन सरफेस, ये हमारा आर डिस्टेंस है, ये हमारा ये कैपिटल आर है। ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक, ड्रॉ कर लिया, लगाइए गॉस लॉ। equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। फिर से E और A cos 0 होगा, E dA cos 0 होगा, बिल्कुल सही है। इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q हो जाएगा। आपको भी पता है dA कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सबको पता है कि E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब सबसे लास्ट चीज करते हैं, वो है ग्राफ बनाना। E और R का ग्राफ, E और R का ग्राफ बना देते हैं। कैसे बनेगा तो याद कीजिए, इनसाइड में 0 नहीं था इस बार इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इस बार इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फील्ड था। ठीक, R इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक, इसके बाद याद रखिए यहां पे E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। R बढ़ेगा E घट E भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। क्लियर है? ठीक है, E इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या सबको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया? अगले दिन हम लोग गॉस लॉ को पूरा खत्म करेंगे। अब गॉस लॉ पे बेस्ड हमारे पास एक दो डेरिवेशंस बचे हैं और क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, अगले दिन गॉस लॉ पे डेरिवेशन और क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, हमारे पास इस चैप्टर में
पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाता हूं तो एक टॉपिक बचा है डाइपोल, लेकिन हम फिजिक्स में जनरली पैटर्न के हिसाब से हम लोग पहले चैप्टर को पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी तक मानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक हम पहले को मानते हैं। ठीक है, और दूसरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर मानते हैं हम लोग। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा बन जाएगा और दूसरा वाला चैप्टर बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। हैव अ नाइस डे बच्चों, है ना। विल मीट नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। हो सकता है कि एक आध डे एक्स्ट्रा क्लास भी लें। ठीक है, चलिए दैट्स इट। सब लोग उसको लिख ले जल्दी से। कोई दिक्कत हो तो पूछें, कहीं भी कोई दिक्कत हो समझने में, कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। आदर्श कल भी केमिस्ट्री क्लास होगी, पूरे वीक 4 दिन केमिस्ट्री क्लास होगी। नहीं आदर्श, नीलम से नहीं पढ़ाएंगे, इज नॉट वेल। सिद्धांत तुमने मुझे वीडियो भेजा था, यार भेजा था लेकिन 2 दिन पहले भेजा था शायद। देखता हूँ सिद्धांत, वीडियो देख के ग्रुप पे डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता हूँ। रूटीन में याद रखना कल केमिस्ट्री क्लास होगी। ठीक है, रूटीन में जो रिव्यू होगा वो मैं बता दूंगा। 10 से 11:30 केमिस्ट्री क्लास अगले लगातार 4 दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 डेज लगातार 10 से 4:30 होगा। अच्छा नहीं, देख लेता हूँ सिद्धांत एक बार। ओजस्वी नीलम सर ये चैप्टर ही पढ़ाते, यू नो कि वो चैप्टर शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाया। सिंपल सी बात है, हिज हेल्थ इज नॉट परमिटिंग दैट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ना हम सर के हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना आपके पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। सो इसीलिए हमने सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पढ़ाएंगे। तो कौन पढ़ाएंगे इस पे दिमाग लगाने के बजाय चैप्टर पे दिमाग ज्यादा लगाएं, इट वुड बी बेटर। ठीक है, बेटर होगा कि इस पे फोकस करें कि क्या पढ़ाई हो रही है और कैसे उसको पढ़ें। उसमें दिक्कत है तो बताइए, विल प्रोवाइड यू हेल्प। ठीक है, अगले लगातार 3 दिन तक केमिस्ट्री क्लास होगी। ठीक है, वी विल नॉट बी कैंसलिंग केमिस्ट्री क्लासेस रैंडमली until Nilab sir is able to gets able to take class. ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा पीछे हो जाओ, इससे बचने के लिए केमिस्ट्री क्लास रेगुलरली लगेगी अभी। चलो हैव अ नाइस डे बच्चों। देखता हूँ सिद्धांत, देखता हूँ।